मॉर्निंग एवरीबॉडी। हैप्पी दिवाली। क्या दिवाली के तुम पढ़ाई कर रहे हो? बहुत बड़ा आदमी बनने का है तुमको। क्या? बोलो ना भैया को कि छुट्टी दे दो करके दिवाली के दिन। कल तक जो पढ़ा था, कल तक अपन ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर चालू किया था ना, उसके अंदर क्या देखा था? उसमें देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम, पानी और खाना कैसे प्लांट्स के अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा था? एक्सक्रीशन। और हाँ, ये पार्ट हो गया था ना अपना, नेफ्रॉन और ये सब कुछ। हाँ, डायलिसिस एक्सक्रीशन हो गया था पूरा आई थिंक, और कोऑर्डिनेशन से चालू करना था, है ना। एक्सक्रीशन हो गया था, किडनी के बारे में पढ़ लिया था। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। और कितने किडनीज प्रेजेंट होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि दो किडनीज, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, ठीक है। किडनीज जो होती है, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? कुछ 10 लाख के ऊपर हो सकते हैं, बट 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन जो होता है उसके अंदर उसका पार्ट भी देखे थे। बोमैन्स कैप्सूल होता है, फिर ग्लोमेरुलस होता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सब यूरिन कलेक्ट होके फिर वहां से यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। और डायलिसिस के बारे में देखा था। डायलिसिस जो है वो मैन मेड मशीन है, जिसकी किडनीज फेल हो जाती है या किडनीज फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपरली, तो फिर डायलिसिस के थ्रू जो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि क्या? जो भी अपने सारे इतने अलग अलग बॉडी में सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स, ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही अपन खाना खा रहे हैं तो मुंह में एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, धीरे धीरे वो इसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये सब पे जाता है तो वो फंक्शन करता है, ठीक है। लिवर, और ये सब जो है ये सब कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? ब्रेन। हु इज द कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन? ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो हाँ, ब्रेन जो होता है वो मेन वाइटल ऑर्गन है, जो कि अपने बॉडी के अंदर जितने भी सारी चीजें हो रही है, जितने भी सारे अपन मूवमेंट्स करते हैं या जो भी अपन सोचते हैं, जो भी अपन बोलते हैं, वो सब कोऑर्डिनेटेड बाय ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है ये हार्ट के बाद जो मतलब हार्ट और ब्रेन इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन है यानी कि सारे ऑर्गन्स का बरोबर से कंट्रोल चलना, ठीक है। कोई नहीं तो सब अगर अपने मन मर्जी से चलने लग गए तो कुछ भी होगा फिर बॉडी में। तो बराबर खाना जाने के बाद ही इंटेस्टाइन काम करता है, तब भी अगर खाना नहीं रहा तो वो कुछ काम नहीं करेगा। इस तरह से ये जो सारा फंक्शनिंग है, हार्ट का फंक्शनिंग, उसके बाद में लंग्स का फंक्शनिंग, कि CO2 को बाहर भेजना और O2 को अंदर लेना, नहीं तो अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ब्रेन। सो प्लांट्स के अंदर जो होता है कोऑर्डिनेशन, एक चीज होती है उसका नाम होता है स्टिम्युलाई, पता है तुमको? अरे ये इसका चालू कैसे करना है? हाँ, पेन। किसको पता है क्या? हाँ, दबा रही हूँ, दबा, कुछ नहीं हो रहा है। ये हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे, ये आई थिंक शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? शेयर हो रही है क्या स्क्रीन सबको? हाँ दी। ओ शिट। भैया को बुलाने के लिए।
कौन सा वाला बटन? ये ये वाला आता है ऐसा? चलेगा? पेंट ब्रश से? अच्छा, ये वाला आता है। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई यानी कि क्या? कोई भी सराउंडिंग में कुछ चेंजेस हो रहे तो अपनी बॉडी उसको क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। तो उसको बोला जाता है स्टिमुलाई, ठीक है। तो सपोज अपने को फील हो रहा है, कोई किसी ने अपने को टच किया है, या कोई चीज गर्म है, ठंडी है, या फिर कोई अपने को बुला रहा है, तो ये अपने को सब कुछ सुनाई दे रहा है, अपनी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, तो वो चीजों को क्या बोला जाता है? स्टिमुलाई। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी इस तरह का स्टिमुलाई होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है? स्टिमुलाई होता है। कैसा? आपको एक बहुत फेमस प्लांट है, सबको पता होगा, टच मी नॉट। पता है? माइमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका उसका ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। टच मी नॉट। तो उसको जब टच कर दे तो उसके लीव्स क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं, कर्ल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, पर उनके पास कोई अलग ये नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, जैसे अपने पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, वैसे प्लांट्स के पास वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो उनके बॉडी के अंदर, लीव्स के अंदर ही थोड़ा बहुत फंक्शनिंग जो होता है वो होता है, ठीक है। सो प्लांट्स के अंदर भी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है। जैसे प्लांट्स जो होते हैं, सनलाइट ऊपर है तो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ऊपर ऊपर। सो वो उनका मूवमेंट हो गया, जो वो ग्रोथ दिखाते हैं, जो मूवमेंट दिखाते हैं, वो ही सारा क्या है उनका? एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे सनलाइट की तरफ ऊपर जाते हैं, उस मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सी अभी ये जो है फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो प्लांट ऊपर जा रहा है सनलाइट के डायरेक्शन में, दैट इज फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। उसके बाद में प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो नीचे ग्राउंड में जाते हैं। तो वो रूट्स जो होते हैं वो नीचे ग्राउंड में जाते हैं, सॉइल में जाते हैं। वो किस डायरेक्शन में जाते हैं? एक तो वाटर, जहाँ पे पानी होता है, वो उस साइड में जाते हैं। और दूसरा ग्रेविटेशन के वजह से। ग्रेविटी पता है सबको क्या होती है? जो भी चीज ऊपर होती है वो वापस नीचे आती है। एप्पल नीचे गिरा था उसके सिर पे, फिर 3 लॉज बनाए उसने, न्यूटन ने, तो ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से अपन सब इस धरती पे टिके हुए हैं, नहीं तो हवा में उड़ जाएंगे। सो ग्रेविटी सबको नीचे बांध के रखता है। सो ऐसे ही रूट्स जो है, प्लांट के रूट्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स और वाटर, ये दो चीजें जो होती है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कराती है। तो रूट्स का वो मूवमेंट होता है, वाटर की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट। और ग्रेविटेशन की वजह से जो होता है उसको ग्रेविटेशनल मूवमेंट ही बोलते हैं शायद। जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। तो प्लांट्स इस तरह से मूवमेंट करते हैं। उसके बाद में ये जो डायग्राम है इसमें क्या है? ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और ऊपर जो होता है पोलन ग्रेन्स होता है। पोलन मतलब पोलन ग्रेन जो होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अंदर ओव्यूल है। तो जब इसके ऊपर पोलन गिरता है, पोलन ग्रेन, तब वो क्या करता है? उसको स्टिमुलस मिलता है कि भाई ऊपर पोलन ग्रेन आया है, तो वो तुरंत क्या बनाता है? इस तरह से ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब हमेशा प्रेजेंट नहीं रहती है। जब पोलन ग्रेन आता है तब वो पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ग्रेन को नीचे ओव्यूल में लाने के लिए, ठीक है। सो ये भी क्या है? एक तरह का उनका स्टिमुलस एक्शन है, रिस्पॉन्स है, एक स्टिमुलस के प्रति उनका रिस्पॉन्स है। सो प्लांट्स जो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। सो ये पोलन ग्रेन का हो गया, फिर ये सनलाइट के वजह से हो जाता है। फिर जो क्लाइंबर्स होते हैं कुछ, वो भी जो होते हैं, कुछ कुछ क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको भी जब टच किया जाता है तो थोड़े से वो ऐसे लीव्स कर्ल्ड अप हो जाते हैं। फिर टच मी नॉट बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है।
So movement or growth of any part of the plant in response to an external stimulus is called tropism or tropic movement. जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो उसके सामने जब प्लांट जो मूवमेंट दिखाता है उसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि शूट शूट सिस्टम बोल तो क्या होता है? शूट सिस्टम यानी कि रूट के ऊपर का पार्ट सारा जो भी ऊपर आता है दैट इज शूट सिस्टम। तो ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, तो उसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब ही लाइट होता है। रूट के रूट का जो रिस्पॉन्स होता है ग्रेविटी और वाटर को, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स की तरह जगह, मतलब जैसे ये पोलन ग्रेन जो हो गया वो ओव्यूल में जाता है, तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी वो केमिकल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में ना कुछ हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है। हॉर्मोन्स पता है क्या है? अपने बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बोलते हैं, अपन बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस हो जाता है, ये हो जाता है। हॉर्मोन्स यानी कि एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं जब कोई स्टिमुलस या फिर जब कोई चेंज आता है, तो अपने को रिस्पॉन्ड करने के लिए हॉर्मोन्स यूज होते हैं। और हॉर्मोन्स जो होते हैं ये अपने बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत यूजफुल है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो नॉर्मल डेली डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। सो प्लांट्स भी ऐसे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, तो उसका नाम है, सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है गिबरेलिन, जीबी, दूसरा होता है साइटोकाइनिन, फिर होता है एब्सिसिक एसिड, और एक होता है इथिलीन। ये हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं, ठीक है। ये बुक के साइड में दिया है, गिबरेलिन्स, उसके बाद में ये साइटोकाइनिन्स, और ये एब्सिसिक एसिड, और इथिलीन भी एक होता है हार्मोन, ठीक है। अब इनका फंक्शनिंग, ये जो सारे हॉर्मोन्स होते हैं इनका फंक्शनिंग क्या है? ऑक्सिन जो होता है इनका फंक्शनिंग होता है सेल को इलोंगेट करते हैं, ठीक है, सेल को बढ़ाते हैं और सेल साइज बढ़ाते हैं। तो सेल साइज अगर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्लांट की हाइट बढ़ेगी, प्लांट का विड्थ बढ़ेगा, ठीक है। सो ये क्या करते हैं? सेल इलोंगेशन, सेल को बढ़ाने का काम करते हैं। मेन फंक्शन उनका वो होता है, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। उसके बाद में जीबी होता है, गिबरेलिंस। ये क्या करता है? स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो स्टेम होती है उसको बाहर से इलोंगेट, अंदर सेल्स तो ऑक्सिन करता है, जीबी का काम होता है सेल स्टेम को इलोंगेट करना। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन कराना, ठीक है। मतलब इतना याद रखो, ये जो ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है, तीनों जो ये सेल के ग्रोथ में काम करते हैं, यानी कि प्लांट को ग्रो कराने में काम करते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ग्रो ग्रो ही होता रहा तो भी अच्छा नहीं है ना। तो एक जो है एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है। तो ये ग्रोथ को रोकता है, मतलब कैसे? ये एब्सिसिक एसिड का काम होता है पत्ते को, शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्ते गिराना, ठीक है। उसके बाद में फ्रूट्स राइपन होने के बाद फ्रूट्स को नीचे गिराना, मतलब फ्रूट्स का निकलना, फ्लावर्स का नीचे गिर जाना, ये सारा काम होता है एब्सिसिक एसिड का, ठीक है। सो ये तीनों जो होते हैं ये प्लांट ग्रोथ कराते हैं, लेकिन ये क्या करता है? इनहिबिशन, यानी कि लीव्स को गिरा देना, शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। उसके बाद में इथिलीन, इथिलीन जो होता है ना ये गैसियस हार्मोन है। इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन। इथिलीन जो होता है वो गैसियस हार्मोन होता है। उसका यूज क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं जब उनका टाइम हो जाता है फूलने का, तब वो फ्लावर्स को और फ्रूट्स को हेल्प करते हैं फूलने के लिए और राइपन होने के लिए, मतलब पकने के लिए, ठीक है। सो इथिलीन का ये काम होता है। तो इस तरह से 5 हार्मोन से ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इसमें से ये जो ऊपर के 3 है इनका प्लांट ग्रोथ में होता है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिशन कराता है, और इथिलीन जो होता है वो भी ग्रोथ में होता है, बट ये गैसियस हार्मोन है। जब
फूलना होता है फ्लावर्स को, तभी वो वर्क करता है, फिर नहीं तो नहीं काम करता है, ठीक है। सो अभी ये जो है, एक हो गया टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। टच मी नॉट यानी कि माइमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, जो भी उसको प्रोनाउंस करना है। ये क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम पता है क्या होते हैं? हर एक स्पीशीज को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है। ह्यूमंस का क्या है? होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस ही ह्यूमंस का नाम है। तो एक जो पहले जो वर्ड लिखा जाता है वो क्या होता है? जीनस, सॉरी, हाँ, जीनस का नाम होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है स्पीशीज का नाम। ठीक है, अब ये जीनस स्पीशीज ये क्या है देखेंगे अपन कभी, बट जीनस और वैसे, और कुछ किसी के पता है तुमको, और कौन से चीज का नाम? मैंगो का नाम पता है क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। उसके बाद में, हाँ, काऊ का नाम क्या है? उसके बाद में और कौन से है? ठीक है। एक होता है अभी ये वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके बारे में सुना होगा तुमने, कभी वीडियोस भी देखे होंगे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये क्या करता है, जो प्लांट होता है इसका, वो अपने लीव्स जो होता है ना, वो ऐसे खोलता है, और उसमें से एक अलग सा सेंट आता है, एक अरोमा आता है फ्लावर वाला, ठीक है। इसमें से ये प्लांट क्या करता है, फ्लावर का जो स्मेल होता है ना, वो नकली स्मेल होता है, ठीक है। वो बाहर देता है, तो जो बीज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या, वो क्या देखते हैं, स्मेल आ रहा है फ्लावर का, तो वो जाके उस प्लांट के लीव्स पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो वहां बैठते हैं, प्लांट क्या कर देता है, उनको ट्रैप कर देता है। तो ये भी क्या एक तरह का स्टिमुलस है, जो वीनस फ्लाई ट्रैप करता है, ठीक है। फ्लावर की स्मेल देना, और जैसे ही उसको समझ आता है कि कोई तो बैठ गया है उसके ऊपर, तो वो वो इंसेक्ट को खुद के अंदर ट्रैप कर लेता है, तो वो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। जो लोटस होता है, ये जो होते हैं ना, ये सिर्फ सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ब्लॉसम करते हैं, शाम में नहीं करते। तो ये भी क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है कि सनलाइट आने के बाद खुलेंगे, सनलाइट चले जाएगा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे किसी को पता है कोई फ्लावर जो सिर्फ रात में खुलता है, सुबह नहीं खुलता है? हम्म। रात में नहीं, बट हाँ, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जो बोलते हैं ना, सुबह 4 बजे से 2 बजे से 4 बजे तक के इसमें। फिर बालसम भी प्लांट होता है, इस ये भी क्या करता है, इंसेक्ट्स को खुद के अंदर डाइजेस्ट कर, खुद के अंदर ले लेता है, ठीक है। सो ये सारे क्या एग्जाम्पल्स है, सारे प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स का स्टिमुलस। इनके पास कोई पूरा सिस्टम नहीं होता, ये चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, खाली ये कुछ कुछ प्लांट्स है जिनके अंदर ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक ये है स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक अपने पास पूरा सिस्टम है, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। और एक और सिस्टम है जो कि होता है केमिकल, यानी कि हार्मोनल, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक नर्वस कंट्रोल होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम। ह्यूमंस जो होते हैं, मतलब अपन सारे चेंजेस जो होते हैं, जितने भी एरिया अपने आजू बाजू, अपन सबको रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
सो वो क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंट चीज है नर्व सेल। कल ही देखा था अपन ने नर्व सेल का स्ट्रक्चर, कल नेफ्रॉन का देखा था, राइट? अब ये है नर्व सेल्स, ठीक है? यानी कि नर्व सेल्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जो कि इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। इम्पल्सेस यानी कि क्या? जो भी बॉडी के अंदर सिग्नल्स आते हैं कि भाई अभी ये चीज गर्म लगी है, तो वो समझना कि चीज गर्म लगी और अब हाथ पीछे लेना है। ये जो सारे सिग्नल्स होते हैं ये कौन कंडक्ट करता है? नर्व सेल्स। यानी कि आपके मसल्स से ब्रेन में पहुंचाना और ब्रेन से वापस जो मैसेज है वो मसल्स तक पहुंचाना, इसको इम्पल्स का कंडक्शन बोलते हैं, जो कि नर्व सेल्स करता है। नर्व सेल्स जो होते हैं ना वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है? नर्वस सिस्टम बना भी इससे और यही फंक्शन भी करता है। तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो सबसे बॉडी के अंदर का सबसे लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट है, ठीक है? नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, कुछ मीटर्स लॉन्ग होता है। और नर्व सेल्स जो होते हैं ना, इनका क्या है? जैसे दूसरे जो सेल्स है अगर वो मर जाते तो नए सेल्स बन जाते, जैसे आरबीसी हो गया, ठीक है? मर गए तो नए सेल्स आ गए। लेकिन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक बार डैमेज हो जाते हैं तो वो रिपेयर भी नहीं होते हैं और ना ही नए बनते। जब आप बॉर्न हुए हो जितने बन गए, जैसे बन गए उतने ही रहते हैं, ठीक है? बहुत लोगों का होता है ऐसा, बर्थ से कोई नर्व डैमेज होती है, जैसे मेरी भी है एक आंखों की नर्व, बाय बर्थ डैमेज है वो। मुझे दिखाई देता है बट चश्मा बहुत पहले लग गया है मुझे इसलिए। सो nerve cells जो होती है, nerve cells have the ability to generate and conduct electrochemical impulses. The cells that support the nerve cells and help in their functioning are called neuroglia. एक और सेल होते हैं नर्व सेल्स के आजू बाजू जो है न्यूरोग्लिया, ठीक है? वो नर्व सेल के फंक्शनिंग में मदद करते हैं। तो ये दोनों सेल मिला के बनते हैं नर्व्स। जो नर्व्स बोलते हैं ना अपन की नर्व्स है होती है अपनी, तो वो किससे बनते हैं? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, ये दो सेल्स जो होते हैं ये बनाते हैं नर्व्स। मेन उसमें होता है न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया जो होता है वो साइड कैरेक्टर की तरह रोल करता है, सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है? फिर अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है, और ये एकदम सिंपली बहुत ही ऐसा अलग ही न्यूरॉन का सेल है, ठीक है? मतलब सेल जैसे अपन कॉमनली निकालते हैं डायग्राम, वैसा नहीं होता है। तो इसमें कल देखा था अपन ने, डेंड्राइट्स होते हैं जो कि ब्रांचेस है सेल बॉडी के आजू बाजू से जाते हैं। और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? सारे इम्पल्सेस को कलेक्ट करना और आगे भेजना, ठीक है? सो बीच में जो होता है वो सेल बॉडी है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये डेंड्राइट्स है। उसके बाद में एक लॉन्ग स्ट्रैंड होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और एक्सॉन के नीचे वापस थोड़े नर्व एंडिंग्स होते हैं जिसको नर्व एंडिंग्स या फिर एक्सॉन टर्मिनल ऐसा बोलते हैं, ठीक है? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है? अभी जो ये एक्सॉन होते हैं इसके बीच में जो ये इसके बीच में भी कुछ कुछ सेल्स, ऐसे सेल्स नहीं बोल सकते बट कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेल के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उसको नाम दिया है श्वॉन सेल। क्या बोलते हैं? श्वॉन सेल, एक्सॉन के अंदर। और उसके बाद में एक्सॉन को कवरिंग एक शीट होती है, माइलिन शीट। क्या होती है? माइलिन शीट। और माइलिन दो जो श्वॉन सेल्स होते हैं उसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये जो है ये है नोड ऑफ रैनवियर। यहाँ पे आजू बाजू जो होता है ना ऐसे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और ये पूरा होता है एक्सॉन। अभी इम्पल्स कैसे इसमें जाता है पता है क्या? यहाँ पे डेंड्राइट्स जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बनता है इम्पल्स, ठीक है? फिर जब वो आगे जाता है, जब ये माइलिन शीट जो होता है ना, यहाँ पे क्या बन जाता है? वो वापस केमिकल। फिर उसके बाद में ये नोड ऑफ रैनवियर पे इलेक्ट्रिकल, फिर यहाँ पे केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल। इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं मतलब वैसे इस तरह से जम 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 टाइप होता है, ठीक है? ऐसे
और बीच में और फिर लास्ट में यहाँ पे वापस इलेक्ट्रिकल बन के यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन आता है और 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को बोलते हैं साइनैप्स। यार हुँ। 2 जो न्यूरॉन होते हैं उसके बीच के गैप को बोलते हैं साइनैप्स। वहाँ पे वापस क्या बन जाता है वो? केमिकल, ठीक है? साइनैप्स पे वापस केमिकल बन जाता है। सो इस तरह से इलेक्ट्रिकल, केमिकल करके और यहाँ पे केमिकल बनने के बाद वापस दूसरा जो न्यूरॉन आता है, वहाँ पे वापस डेंड्राइट्स होते हैं, वहाँ पे वापस क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकल। तो ये जो पूरा अपना जो कंडक्शन है, वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों भी इस चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है? और इलेक्ट्रिकल वे जो है, उसको कंडक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है, अगर ये ऊपर-नीचे हो गए ना क्या होता है ब्रेन में ऐसे सोडियम और पोटेशियम के लेवल ऊपर-नीचे हो गए तो ब्रेन ठीक से इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं कर पाता है। फिर शॉक ऐसे ब्रेन को शॉक बैठता है, ठीक है? और करंट बैठता है, चक्कर आते हैं। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का जो होता है, उनका काम होता है ये जो सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसको बराबर भेजने का। अगर ये बराबर नहीं गए तो ये आपके ब्रेन को हार्म करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल है तो वो शॉक पहुँचाते हैं ब्रेन में, ठीक है? सो all the information about our surroundings is collected by the ends or dendrites of the neuron. The chemical process begins at those ends and electrical impulses are generated, which are conducted from dendrites to the cell body, from the cell body to the axon और axon terminal. वही सारी चीजें, ठीक है? फिर उसके बाद में these chemicals pass through a minute space called the synapse between two adjacent neurons and generate the impulse in the dendrites of next neuron. In this way, impulses are conducted in the body. अभी ये जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो नर्व्स होते हैं वो जाके कहाँ पे मिलते हैं? मसल को जाके उनको इम्पल्स देना है, ठीक है? जो भी उनके अंदर मैसेज है वो किसको जाके देंगे? मसल को कि भाई हाथ अपना तुमको गरम लग रहा है, तुम्हें कुछ प्रिक हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो जो नर्व एंडिंग होते हैं, वो जाके मसल के अंदर केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है? और वो जो केमिकल्स होते हैं, वो मसल क्या करता है उसको डिकोड करता है कि भाई ये किस चीज़ के केमिकल है, ये क्या मैसेज देना चाहता है और उस तरह से अपना मसल क्या करता है? एक्ट करता है। तो इसमें नर्व्स के साथ-साथ मसल्स भी होते हैं, ठीक है? मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, पता है? और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस वजह से करते हैं मसल्स पता है क्या तुमको? ये एक मसल सेल है, उनके अंदर जो होता है ना फिलामेंट्स होते हैं, इस तरह से ऐसे फिलामेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिनका नाम है एक्टिन और मायोसिन, ये प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो भी मैसेज देता है वो ये एक्टिन और मायोसिन लेते हैं और उनको समझ आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करना है, किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन करना है, ये सारी चीजें। तो मसल में इन प्रोटीन्स के ऊपर वो इम्पल्स एक्ट होता है। एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट है मसल्स के अंदर, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। बॉडी के अंदर जो होते हैं 3 टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटार न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि क्या? ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन्स कौन-कौन से होते हैं? सेंस ऑर्गन्स जो अपन ने बचपन में पढ़े, आईज़, ईयर्स,
नोज, स्किन, टंग, ये सारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स में जो भी इम्पल्स है, सपोज अपने स्किन के ऊपर कोई इम्पल्स आया है कि कुछ गरम लगा है, सो ये जो मैसेज है कि भाई आप स्किन स्किन जो है वो क्या बोलेगा न्यूरॉन को कि कुछ तो यहाँ पे फील हुआ है। तो वो न्यूरॉन ये मैसेज लेके ब्रेन में जाता है कि स्किन पे कुछ तो गरम हुआ है। सो दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को सेंस ऑर्गन्स में से ब्रेन तक पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, फिर ब्रेन जो होता है, सपोज ये मैंने मैसेज दे दिया, आपके न्यूरॉन ने मैसेज दिया कि ब्रेन में कि कुछ तो गरम लग रहा है हाथ में। तो ब्रेन अभी उसको क्या करता है, एनालाइज करता है और समझता है कि भाई अभी इस सिचुएशन में क्या करना है। तो फिर ब्रेन मैसेज देता है कि हाथ पीछे लो करके, मोटार न्यूरॉन्स के थ्रू वापस मोटार न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन में से मैसेज लेके आते हैं और वो सेंस ऑर्गन पे एक्ट करते हैं जहाँ पे करना है। समझ में आया? सपोज अगर हाथ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो फिर वो हाथ में जाके मैसेज वापस देते हैं कि हाथ पीछे लो। समझ में आया? तो सेंस ऑर्गन्स का काम क्या होता है? मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाना कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, और फिर ब्रेन उसको एनालाइज करके समझता है कि क्या चीज करनी है इस सिचुएशन में, और वापस वो मोटार न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजता है कि अभी तुम ये एक्शन लो, जो भी अपने को रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। सो और एसोसिएशन न्यूरॉन्स यानी कि क्या, ब्रेन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटार न्यूरॉन्स के बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स को मैसेज एसोसिएशन न्यूरॉन्स में जाके फिर वो मोटार न्यूरॉन्स में बदलता है, ठीक है, जो दो चीजों को एसोसिएट करता है। तो इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स होते हैं। एकदम सिस्टमैटिकली काम चलता है, जैसे रिले रेस नहीं होती है कि एक स्टार्टिंग में जो पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन को बैटन देता है, फिर वो आगे वाला दूसरे को देता है और रेस कोई तीसरा जिताता है। तो ये ऐसा सिस्टम चलता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन ब्रेन को देगा, ब्रेन फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स को देगा, फिर वो मोटार न्यूरॉन्स में जाके फिर वो आपके हाथ पे आता है। अभी ह्यूमन का नर्वस सिस्टम जो होता है वो तीन पार्ट्स में होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक होता है सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर मेन जो चीज है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बोर हो रहा है क्या? हाँ, नींद आ रही है क्या? नहा के आए हो क्या सब लोग? आज तो त्योहार है ना। बार बार बदल कैसे जाता है? जो अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन सा होता है ब्रेन, और मेन कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ब्रेन, ठीक है। सो जो ब्रेन होता है वो किस शेप का होता है, वो क्या बोलते हैं उसको अपन, अखरोट, पता है सबको, खाया होगा कभी अखरोट। तो अखरोट के शेप का इस ऐसा और ऐसा कुछ तो भी, ऐसा कुछ तो ब्रेन होता है, ठीक है। ऊपर से देखने के बाद ब्रेन इस तरह से दिखता है। सो जो ब्रेन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपके ये क्रेनियल कैविटी, ब्रेन अभी इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको ऐसे ही नहीं रखा है, उसके आजू बाजू एक क्रेनियल कैविटी बनाई है, ठीक है। उसको प्रोटेक्शन दिया है बाय बोन्स, के आजू बाजू सारे बोन्स प्रेजेंट है, स्कल बोन्स जो आपके हेड में होते हैं वो। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन को सेफली रखा जाता है, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आजू बाजू क्या कवरिंग होती है, वर्टेब्रल कॉलम, उसको भी बोन के एकदम सराउंडिंग में बीच में रखा जाता है सेफली, ठीक है। तो अभी इन द स्पेस बिटवीन द डेलिकेट नर्वस सिस्टम एंड इट्स बोनी कवरिंग आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड द मेनिंजेस। तो सपोज
ये इस तरह से अगर ऐसा ब्रेन प्रेजेंट है और इसके आजू बाजू बोनी कवरिंग होती है, तो इनके यहाँ पे बीच में ना मेनिंजेस प्रेजेंट होता है। यानी कि ये क्या करते हैं, एक स्पॉन्जी एरिया टाइप होता है जो कि और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अगर बाहर से किसी ने ये ब्रेन पे कुछ मारा भी, तो ये मेनिंजेस के स्पॉन्जीनेस की वजह से क्या होगा, वो नीचे ब्रेन तक नहीं जाएगा, ठीक है, ब्रेन पे नहीं लगेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा जोर का झटका आता है तब ब्रेन पे लगता है, लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा किसी को मारो तब ब्रेन पे एक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेनिंजेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में कैविटीज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ब्रेन के अंदर भी ना ऐसे अलग अलग कैविटी, कैविटी यानी कि क्या, हॉलो स्पेस, खाली जगह। कैविटी यानी कि क्या, खाली जगह, ऐसे बहुत सारी खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है वेंट्रिकल्स, ठीक है। दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स, खाली जगह जो होती है। और whereas the long tubular cavity of the spinal cord is called the central canal। मतलब जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज अभी डायग्राम ऐसे समझ लो, ये ऐसा स्पाइनल कॉर्ड के कैनाल होता है और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो जो वर्ट तो ये जो हॉलो स्पेस है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और एक उसको एक और नाम होता है, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोला जाता है फोरामन सीकम, ठीक है, इतना मत याद रखो। So ventricles, central canal and space between the meninges are filled with cerebrospinal fluid। तो ये जो meninges है जो कि खाली जगह प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स जो कि खाली जगह है, फिर ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर भी स्पाइनल स्पाइन की जगह, स्पाइन के बाद में जो भी खाली खाली जगह बची होती है वहां पे प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि क्या, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से बचाना, ठीक है। क्या करता है, एक तो ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और शॉक शॉक से बचाना यानी कि क्या, कोई भी हेवी झटका लग जाता है या कुछ इंजरी हो जाती है हेड में, ब्रेन बाहर के स्ट्रक्चर में या वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो स्पाइनल और स्पाइन और ब्रेन को अफेक्ट ना करे। इस वजह से CSF जो होता है वो काम करता है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन का काम होता है वो उसका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वरना अगर ऐसे ही गिर जाओगे तुम और स्पाइन खराब हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कहीं पे लग गया, किसी का वर्टेब्रल कॉलम फ्रैक्चर हो जाता है पीछे से, ठीक है, बैक फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर बोन्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। तो स्पाइन पे अफेक्ट डायरेक्टली हो सकता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पे, और अगर उस पे अफेक्ट हुआ तो आपके आधे से ज्यादा जो भी आप एक्शंस करते हो वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां से ही सारे इम्पल्सेस आपके हैंड में जा रहे हैं, आपके पैरों में जा रहे हैं, स्किन में जाते हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो आपके आधे से ज्यादा जो काम है वो बंद हो जाते हैं, बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस सुना है कभी किसी की बॉडी पैरालिसिस हो जाती है? तो क्योंकि उनके नर्व्स जो होती है वो ही डैमेज हो जाती है, मेन जो स्पाइनल नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, या फिर कोई दूसरी नर्व्स वो डैमेज हो जाती है। सो इसलिए पर्सन पैरालिसिस में चला जाता है, ठीक है। अभी ये जो है ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो the brain of an adult human weighs about 13,000 to 14,000 grams and consists of approximately 100 billion neurons। 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन और पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी जो ब्रेन होता है ना, उसको पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। मिड ब्रेन यानी कि मिडल, और हाइंड ब्रेन यानी कि बैक। इस तरह से ब्रेन को 3 इसमें डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो होता है ये मोस्ट, सबसे ज्यादा फोर ब्रेन जो है वो होता है, ठीक है, मोस्ट ऑक्यूपाइड। इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन है, पार्ट है ब्रेन का जो है सेरेब्रम।
ये जो सेरेब्रम है, ये जो ऊपर का दिखाई देता है ना, उबड़ खाबड़ सी जगह, दैट इज सेरेब्रम। और ये सेरेब्रम जो है, ये ब्रेन का 80% ऑफ एरिया सेरेब्रम के पास ही होता है। तो फोर ब्रेन जो होता है वो मेनली वो सेरेब्रम से बनता है, ठीक है, फोर ब्रेन। तो इसलिए फोर ब्रेन सबसे ज्यादा है। और फोर ब्रेन में क्या होता है सामने वाले पार्ट में, दिस पार्ट इज नोन एज थैलेमस, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं थैलेमस। और उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके नीचे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये तीन चीजें होती है फोर ब्रेन के अंदर। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये क्या है, ग्लैंड है। ग्लैंड यानी कि क्या, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। सो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होता है, ये तीनों मिला के बनता है फोर ब्रेन। सेरेब्रम जो होता है उसको, ये उबड़ खाबड़ सी जगह है, कॉन्व्युलेशंस बोलते हैं उसको, क्या, कॉन्व्युलेशंस। उसमें दो कॉन्व्युलेशंस होते हैं, एक होता है सल्की और गायरा, GYRE, सल्कस और गायरा, ठीक है, सल्की यानी कि प्रूलर। तो ये यानी कि जो ऊपर जा रहा है उसको सल्कस और नीचे जो जा रहा है वो गाइल, इस तरह से ये कॉन्व्युलेशंस है। तो ये क्यों प्रेजेंट है पता है क्या, कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें पे बैठाना। अगर कोई कम एरिया में अपने को बहुत बड़ी चीज बैठानी, तो अपन क्या करते हैं, उसको पूरा फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करके रखते हैं ताकि बड़ी चीज छोटे जगह में बैठ जाए। इसीलिए ये जो है सेरेब्रम, इसको इस तरह से कॉन्व्युलेशंस दिए ताकि बहुत सारी जो चीज है वो एक छोटे से जगह में बैठ जाए, इस वजह से, ठीक है। अब सेरेब्रम का बहुत इंपॉर्टेंट, सारा चीजें जो होती है मेनली वो सेरेब्रम करता है, ठीक है। जो सेरेब्रम होता है वो दो इसमें डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में डिवाइडेड होता है सेरेब्रम, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर ऐसे दो इसमें डिवाइडेड है। तो जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। अपोजिट्स होते हैं, ठीक है। जो भी अपने राइट साइड में जो भी अपन काम करते हैं वो लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है, और राइट साइड का जो भी राइट साइड लेफ्ट साइड का जो काम कर रहे हैं वो राइट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। सो देखो, ये होता है राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, दिस इज राइट हेमिस्फीयर एंड दिस इज लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो राइट हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का काम होता है, सेरेब्रम का काम होता है राइटिंग, फिर थिंकिंग, इमोशनल जो भी चीजें होती है, एनालिटिकल थिंकिंग, जो भी अपन मेमोरी करते हैं, मेमोरी जो याद रखते हैं, ये सारी चीजें सेरेब्रम में होती है। जो भी चीजें मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या करता है, सेरेब्रम के अंदर होती है। जैसे कि लेफ्ट साइड का ब्रेन है एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, ये बोलने के लिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फंक्शंस ऑफ राइट ब्रेन इज होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक थिंकिंग यानी कि क्या, थोड़ा इमोशनल वे में थिंकिंग करना, ऐसा, ठीक है। फिर इंट्यूशन, इंट्यूशन बोल तो पता है क्या होता है, कि किसी को होता है ना कि मुझे बहुत गट फीलिंग हो रही है कि आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। कि कुछ तो अंदर से ऐसा फीलिंग होता है कि शायद ये होने वाला है, जिसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि आजकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ हम ये होगा, हमें अच्छे मार्क्स आएंगे, वॉट एवर। क्रिएटिविटी एंड आर्ट एंड म्यूजिक, ये सारा राइट ब्रेन, ठीक है। मतलब ब्रेन के ये सारे फंक्शन है, ये किसके फंक्शन है, जो भी यहाँ पे ये सेरेब्रम के फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। क्या क्या होता है, स्पीच को कंट्रोल करना, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें सेरेब्रम का काम होता है। सो सेरेब्रम जो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। These hemispheres are joined each other with the help of tough fibers and nerve tracts. ये जो दो हेमिस्फीयर है एक दूसरे से फाइबर्स और नर्व ट्रैक्ट्स यानी कि क्या, ट्रैक्ट्स यानी कि क्या, ट्यूब्स,
नर्व के जो वेसल्स है उनको बोलते हैं ट्रैक्ट्स, ठीक है, रोड, नर्व का रोड बेसिकली। सो नर्व्स के उसके ऊपर क्या होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व के रोड्स प्रेजेंट होता है, ऐसा समझ लो, ट्यूब्स अलग अलग। फिर द सेरेब्रम ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ब्रेन, हेंस इट इज कॉल्ड द लार्ज ब्रेन, उसको बोलते हैं अपन लार्ज ब्रेन, मेन ब्रेन होता है, ठीक है। इट्स सरफेस हैज डीप इरेगुलर रीजेस, वो देखा अपन ने। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है, अब फोर ब्रेन देखा, ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर क्या है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन का काम है फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन को ज्वाइंट करने का, ठीक है। वहां पे सारे जो न्यूरॉन्स है वो आके रिले करते हैं, रिले यानी कि वहां पे जाके रेस्ट करते हैं, वहां पे जाके वो सेंसरी और मोटार न्यूरॉन्स अलग अलग हो जाता है। तो मिड ब्रेन का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, वो बस एक मेडिएटर है फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के बीच का, ठीक है। अब जो हाइंड ब्रेन है वो उसको बोला जाता है स्मॉल ब्रेन। उसमें क्या क्या पार्ट्स है हाइंड ब्रेन के अंदर, हाइंड ब्रेन में होता है सेरेबेलम, फिर होता है पॉन्स, PONS, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के, छोटा ब्रेन बोलते हैं पीछे का, ठीक है। सो जब अपने को जो अपने को सपने आते हैं ना, वो ये वाला ब्रेन्स के थ्रू आते हैं, जो ड्रीम्स अपने को आते हैं ना, वो दीज पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये जो अपन बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो ये होता है कि कंटिन्यूअसली ये पीछे काम कर रहा होता है कुछ ना कुछ, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे अभी सेरेबेलम, दिस इज सेरेबेलम, ठीक है। ये पार्ट जो है ये सेरेबेलम, सेरेबेलम का फंक्शन होता है बॉडी का बैलेंस बना के रखना। सेरेबेलम का फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस, ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी जो है कंट्रोल से चले, बराबर दोनों पैर ऊपर नीचे ना हो। और उस दूसरा है बॉडी के पोस्चर को संभालना, यानी कि चलते वक्त स्ट्रेट किस तरह से चलना है, जो भी है। उसके बाद में बैठने के बाद कैसे बैठना है, बॉडी पोस्चर को संभालना, बॉडी बैलेंस को संभालना, ठीक है। जो लोग दारू पी के आते हैं, कभी फिल्म में भी देखा होगा, अल्कोहल की वजह से वो लोग चल नहीं पाते, ऐसे इधर उधर चक्कर आके आके चल रहे होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी चलते हैं, उनको कोई सेंस नहीं है। वो सीन काफी कॉमन होता है कि वो हाथ मारते एक दूसरे को और उनके हाथ लगते ही नहीं ऐसे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो सेरेबेलम पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, सेरेबेलम के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, तो इस वजह से उनके बॉडी बैलेंस बन नहीं पाता है, ठीक है। सो सेरेबेलम का फंक्शन होता है बॉडी को बैलेंस करना, और जो अल्कोहल होती है वो सेरेबेलम के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, इस वजह से बॉडी बैलेंस हो नहीं पाता है उस चीज में। उसके बाद में है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका फंक्शन क्या होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का, पता है? इसका फंक्शन है रेस्पिरेशन के अंदर, जो भी अपन अपना रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन चलता है उसमें, फिर हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने में, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर मेडुला ऑब्लंगेटा को कुछ हो गया, वो डैमेज हो गया, तो इंसान मर सकता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो रेस्पिरेशन को और हार्ट बीट्स, हार्ट को कंट्रोल करता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा के। जो पॉन्स होते हैं, इनका काम है आपके ड्रीम्स कंट्रोल करना, स्लीप कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद में मेडुला ऑब्लंगेटा का और एक काम होता है, वॉमिटिंग जैसे जो रिफ्लक्सेस होते हैं, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी चीजें भी मेडुला ऑब्लंगेटा देखता है, ठीक है। सो बट दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रेस्पिरेशन और हार्ट कंट्रोल। उसके बाद में वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी चीजें भी मेडुला ऑब्लंगेटा देखता है। और पॉन्स का फंक्शन होता है स्लीप, मेनली स्लीप को आपके स्लीप को मैनेज करना, ठीक है। सो ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरेबेलम जो होता है उसका फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस बनाना, बॉडी को पोस्चर देना, ठीक है, बॉडी का बैलेंस बना के रखना।
मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है रेस्पिरेशन, हार्ट बीट्स, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना। और पॉन्स का काम है स्लीप को कंट्रोल करना, ड्रीम्स जो दिखते हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है, सो ये ब्रेन के जो है ये इतने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसके अंदर मेन है सेरेब्रम, और उसका काम होता है आपके स्पीच, राइटिंग, थिंकिंग, मेमोरी, जो भी आर्ट, क्रिएटिविटी, इमोशनल कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, वो बीच में दोनों के बीच में खाली एक ब्रिज है। उसके बाद में हाइंड ब्रेन के अंदर 3 चीजें, सेरेब्रम, सॉरी सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स। ठीक है, सो सेरेबेलम जो होता है, दिस इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम एट द बैक ऑफ क्रेनियल कैविटी, एंड इट शोज शैलो ग्रूव्स इंस्टेड ऑफ डीप कॉन्वोल्यूशंस। शैलो यानी कि छोटे मोटे, उसके ऊपर भी उबड़ खाबड़ने ग्रूव्स होते, ग्रूव्स यानी कि क्या, एक ऐसा डीपनिंग होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, दिस इज द हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सबसे पीछे वाला। देर आर टू ट्राइंगुलर swollen structures called pyramids on the upper side of medulla oblongata। ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, यहाँ पे पिरामिड्स होते हैं दो ऐसे, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है बट दो ट्राइंगुलर पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स एज अ स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लंगेटा ही पतला होके नीचे क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सब कनेक्टेड होता है। ओके, तो यहाँ पे जब कोई फांसी लेता है ना, फांसी, तो उसमें क्या होता है, जो पीछे का जो हड्डी होती है वर्टेब्रल कॉलम की, एक मेन हड्डी, वो हो जाती है, टूट जाती है। और उस वो जो हड्डी होती है उसको, यार तो जो वो हड्डी होती है उसको ना, वो इस तरह से होती है, उसको ऐसा ऊपर एक ये होता है कवरिंग, एक ऊपर एक स्पाइनस कॉर्ड प्रेजेंट होता है ऐसे ऊपर। ठीक है, तो वो जो ये है ना, ये जाके डैम आपके मेडुला ऑब्लंगेटा को डैमेज कर देती है। जब फांसी लेते हैं तब मेडुला ऑब्लंगेटा ही डैमेज होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, रेस्पिरेशन और हार्ट कंट्रोल करता है। तो इस वजह से अगर मेडुला ऑब्लंगेटा डैमेज हो गया तो इंसान मर जाता है। तो इसलिए फांसी लेने के बाद मरता कैसे, वो रेस्पिरेशन क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा अफेक्ट हो जाता है, तो इसलिए सांस भी नहीं लेते आती है। तो मेन ये होता है, जो वर्टेब्रल कॉलम की जो एक हड्डी होती है वो जाके मेडुला ऑब्लंगेटा को में घुस जाती है, उसको डैमेज कर देती है। ठीक है, वो टूट जाती है। क्या लिखा है, एन इंजरी टू मेडुला ऑब्लंगेटा कैन लीड टू डेथ, व्हाई, क्योंकि उसका फंक्शन ही मेन आपके लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, रेस्पिरेशन और हार्ट कंट्रोल। फिर है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो टेपर होते जाता है, मतलब वी वी, पतला 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 होते जाता है और नीचे सा वी शेप बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देयर इज अ थ्रेड लाइक फाइबर स्ट्रक्चर एट इट्स एंड, इट इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनेट। नीचे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ऐसे बहुत थ्रेड थ्रेड, उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, टर्मिनेल, टर्मिनेल जहाँ पे शब्द आया मतलब एंडिंग। ये इस तरह से, ये क्या है, वर्टेब्रल कॉलम का बोन होता है। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला बोन होता है उसको ऊपर से स्पाइनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत इरेगुलर शेप होते हैं वर्टेब्रल कॉलम का, जो ब्रेन होता है कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर सा शेप होता है। फंक्शन दिया है, सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। सेरेबेलम का क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स, मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस। Medulla oblongata, control of involuntary activities like the beating of the heart, blood circulation, breathing, sneezing, coughing, salivation, etc. Spinal cord का function क्या होता है, conduction of impulses from the skin towards the brain.
स्पाइनल कॉर्ड जो होता है स्किन से जो भी इम्पल्स आ रहे हैं वो ब्रेन तक लेके जाने का काम होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स जाती है, ठीक है? और वो स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो इम्पल्सेस को स्किन से ब्रेन में लेके जाती है। फिर वापस ब्रेन से मसल्स में लेके जाती है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे स्पाइनल नर्व्स से बने होते हैं, ठीक है? फंक्शंस एज़ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस नाम की एक चीज़ होती है, देखेंगे आगे अपन। नेक्स्ट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल यानी कि आजू-बाजू का। पेरिफेरी यानी कि आस-पड़ोस, सेंट्रल यानी कि बीच में, पेरिफेरी यानी कि आस-पड़ोस। अब सेंटर में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को आपके बाकी सारे ऑर्गन से कौन जोड़ता है? नर्व्स, ठीक है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो ब्रेन से आ रही है, ब्रेन से निकलती है, और स्पाइनल नर्व्स यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है? अब ब्रेन से जो निकलती है वो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, पेयर यानी कि 2, तो 12 पेयर प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड में जाता है, एक लेफ्ट साइड में जाती है। जैसे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं ना, मेनली वो क्या कंट्रोल करती है? इनवॉलेंटरी फंक्शन जो बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है? जैसे डाइजेशन, ये सारी चीजें जो होती है, इसको कंट्रोल करती है। अब वो 12 नर्व्स का नाम पता है क्या-क्या है? एक होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नाम से ही समझ में आता है, आईज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है? उसके बाद में होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल को कंट्रोल करती है। उसके बाद में होती है अ, फेशियल नर्व, ठीक है? फेशियल नर्व जो होती है, इसका काम होता है फेस के ऊपर जो भी आप एक्सप्रेशंस देते हो, जो भी मसल्स का मूवमेंट होता है, चिविंग, ये सारा फेशियल नर्व कंट्रोल करती है, ठीक है? उसके बाद में होता है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, इसका काम होता है दाँत से रिलेटेड, ठीक है? जो भी ऊपर वाली, इसको मैक्सिला बोलते हैं, नीचे जो होता है वो मैंडिबल, ऊपर का जो जॉ होता है उसको मैक्सिला, नीचे मैंडिबल। तो इनका जो फंक्शनिंग होता है, दाँत का सारा जो पेन हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करती है, ठीक है? उसके बाद में होता है एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व नाम की एक नर्व होती है, जो कि आईज़ के अराउंड जो मसल्स प्रेज़ेंट है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है? फिर होती है, क्या रह गया? वेगस नर्व। वेगस जो होती है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व प्रेजेंट है। वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व। उसका काम है वो ब्रेन से निकल के पूरा आपका स्टमक, इंटेस्टाइन हर तक जाती है, ठीक है? तो उसका फंक्शनिंग है जो भी स्मूथ मसल्स यानी कि जो भी इनवॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट है, उनका फंक्शनिंग करवाना, और ब्लड वेसल्स को फंक्शनिंग करवाना, ठीक है? वेगस नर्व। उसके बाद में एक होती है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व जो होता है वो टंग की जो मूवमेंट्स है उसको करती है, ठीक है? टंग के जो मसल्स, टंग पे भी मसल्स प्रेजेंट होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है, ऊपर बाहर लेके जाना, फिर टेस्ट बड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको सेंसिटिविटी बताना, ये सारा काम होता है हाइपोग्लॉसल नर्व का। फिर होती है ग्लॉसोफैरिंजल। ग्लॉसोफैरिंजल नर्व, ठीक है? ये टंग और फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक में फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसके फंक्शनिंग को देखती है, जो टंग से लेके फेरिंग्स इतना जो रीजन है, इसके फंक्शनिंग को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व देखती है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना? क्या रह गया अभी? वेस्टिबो कॉक्लियर। वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व, ये एक प्रेजेंट होती है। उसके बाद में क्या रह गया?
एक होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ये क्या करती है, जो भी सारे फंक्शन से स्पाइन तक पहुंचाने का काम। ठीक है, 9 हो गए शायद, नहीं 10 हो गए, 2 रह गए। वेस्टिबो कॉक्लियर का फंक्शन, एक मिनट, ईयर के अंदर हेल्प करती है। वेस्टिबो कॉक्लियर जो होता है वो ईयर के जो इम्पल्सेस होते हैं उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद में जो दो रह जाती है, एक का नाम है ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर नर्व, और एक का नाम है ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर जो है ये इसका काम होता है आईज के अंदर जो आई बॉल्स है उसका कंट्रोल करने का। आई बॉल्स का कंट्रोल जो होता है वो ऑक्यूलोमोटर करती है। और ट्रोक्लियर नर्व जो होती है चीक मसल्स, ये इधर के जो होते हैं इस रीजन के, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिक नर्व ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस इसका अलग है, बट ऐसा ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी, फेशियल, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, वेगस, हाइपोग्लोसल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेस्टिबो कॉक्लियर, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ट्रोक्लियर नर्व और ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि फेशियल नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो बेल्स पाल्सी बोल के एक पैरालिसिस होता है। यानी कि इस साइड, सपोज इस साइड का फेशियल नर्व डैमेज हो गया तो मेरा इस साइड पे का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा, फेस ऐसा ही रहेगा, सिर्फ एक साइड में ही होगा। मतलब मैं खाऊंगी भी तो एक ही साइड में मूवमेंट्स होगी, हंसूंगी तो एक ही साइड में होगी, इस साइड में कोई फंक्शनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो फेशियल नर्व डैमेज होने की वजह से ये होता है। और सारी नर्व्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आईज, ईयर्स, एवरीथिंग। समझा सबको ये क्रेनियल नर्व्स। फिर उसके बाद में होता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और वो 31 पेयर्स होते हैं। अब इस स्पाइनल नर्व्स के कोई नाम ऐसा कुछ है नहीं, क्रेनियल नर्व्स के ही नाम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखने होते हैं। फाइन, ठीक है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स कितने हैं? 12। और स्पाइनल नर्व्स कितने हैं? 31। अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि क्या, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते, इनवॉलेंट्री यानी कि क्या, जो अपने बस में नहीं, मतलब अपन सोच समझ के वो एक्शन नहीं करते, वो हो जाती है अपने से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होती है, विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो अपने अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट्स या डाइजेशन या स्टमक का फंक्शनिंग, लंग्स का फंक्शनिंग, ये अपने कंट्रोल में नहीं। अपन बोले रोको तो रुक जाएगी, चलो तो चलेगी, ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज, दे आर ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स, यानी कि वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है। ठीक है, अपने कंट्रोल में, अपने वॉलेंट्री में नहीं है। सो उनका फंक्शनिंग जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम संभालता है। उसमें भी होता है सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक, अब इतना डिटेल नहीं जाएंगे अपन। अब एक चीज होती है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके मदद से होता है। तो जब भी कोई अपने को कुछ सपोज कांटा लगाए तो तुरंत अपन एक्शन लेते हैं, तुरंत अपना हाथ पीछे चला जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये अपन सोच समझ के नहीं करते कि कांटा चुभा है, अब मैं सोचूंगी कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं सोचती हूँ कि हाथ पीछे लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तुरंत होता है। ठीक है, जैसे या फिर कोई चीज गर्म लगती है तो तुरंत हाथ अपना पीछे चला जाता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में नहीं जाते सिग्नल्स, इतना ब्रेन तक जाने का टाइम नहीं होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ही फिर उनको क्या दे देता है, ये दे देता है सिग्नल्स कि भाई तुम हाथ पीछे ले लो।
क्योंकि ब्रेन में जाने तक और ब्रेन को एनालाइज करने तक ब्रेन के पास ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल होता है स्टोरेज के लिए, उसमें वो ढूंढेगा कि भाई अभी इस सिचुएशन में करना क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास ऐसे सारी चीजें जाती है। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है कि सपोज ये अपने को स्टिमुलस कुछ फील हुआ, स्टिमुलस जो है वो फील होता है, तो जो भी नर्व सेंसरी नर्व्स सेंसरी नर्व जो होती है वो क्या करती है, सिग्नल लेके पहुंचती है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर स्पाइनल कॉर्ड वो सिग्नल को देखता है और फिर बोलता है कि ठीक है इस सिचुएशन में क्या करना है। फिर वो मोटार न्यूरॉन को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाथ पीछे लो। फिर मोटार न्यूरॉन जाके मसल को, इधर जो मसल है उसको बोलती है अपना हाथ कैसे पीछे होगा। यहाँ पे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नाम के मसल्स होते हैं जो कि जिसकी मदद से अपन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं हाथ का। तो इन मसल्स को फिर वो बोलेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन करो तुम, ठीक है। फिर ये मसल जो है ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर अपना हाथ पीछे जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक इमीडिएट एक्शन होती है कोई भी एक स्टिमुलस के लिए, ठीक है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स गिवन टू अ स्टिमुलस फ्रॉम अ एनवायरमेंट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। Sometimes we react to the incident without any thinking on our part or control. So this is a response given to a certain stimulus from the surroundings. ठीक है। तो इसमें विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही काम हो जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब है केमिकल कंट्रोल, ये हो गया नर्वस कंट्रोल, ठीक है। जो भी नर्व्स होते हैं उसके थ्रू अपन हाथ आगे पीछे जो भी रिएक्शंस, थिंकिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें हो रही है। अब न केमिकल कंट्रोल, कुछ केमिकल्स है जिसे हम हॉर्मोन्स बोलते हैं जो कि अपने बॉडी में रिलीज होते हैं। तो पहले तो दो टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ग्लैंड्स यानी कि क्या, जो कि कोई केमिकल्स रिलीज करता है उसको अपन बोलते हैं ग्लैंड्स, जो कुछ रिलीज कर रहे हैं। तो दो तरह के, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि क्या, इनके पास ना एक अलग सा डक्ट प्रेजेंट होता है। डक्ट यानी कि एक अलग सा एक पाइप प्रेजेंट होता है अपना जो भी वो केमिकल रिलीज कर रहे हैं उसको लेके जाने के लिए। ठीक है। इनके खुद के पास एक डक्ट है, खुद के पास एक पाइप है कि जो अपना जो भी वो केमिकल रिलीज कर रहा है उसको वो जहाँ पे उसको जाना है वहां तक पहुंचाने के लिए। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस है, इनके पास कोई खुद का ग्लैंड, खुद के पाइप्स नहीं प्रेजेंट होते। ये जो भी अपना सिक्रेशन से वो कहाँ डालते हैं, ब्लड के अंदर, और ब्लड फिर उसको पूरे बॉडी में घुमाता है। भले ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते एक जगह पे लेकिन उनका जो भी सिक्रेशन से वो पूरे बॉडी में घूम रहा होता है। लेकिन एक्सोक्राइन का ऐसे नहीं होता, वो जहाँ पे उसको जाना है वो उससे उतनी ही जगह में जाता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स क्या है पता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड जो कि क्या रिलीज करता है, सलाइवा। अब सलाइवा पूरे बॉडी में तो नहीं है, सिर्फ आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। सो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है जो कि ओरल कैविटी में होता है। फिर उसके बाद में आ, हाँ स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। पहले स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि स्वेट रिलीज करते हैं। ये कहीं पर भी आपके पूरे बॉडी में कहीं पर भी स्वेट नहीं आता है, जहां पे आना है मतलब जहां पे रिलीज हुआ है वो ग्लैंड वहीं पे आता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेबेशियस ग्लैंड बोल के एक होता है। सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ऑयल, ठीक है। ऑयल रिलीज करता है जो कि फेस पे ऑयल आता है, पिंपल्स आते हैं, वो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से ऑयल जो होता है। तो सेबेशियस ग्लैंड ऑयल रिलीज करता है। उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि किस में प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, जो कि यूजफुल होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। वो रिलीज करता है, वो सिर्फ स्टमक में रिलीज करेगा, वो कहीं पर भी इसोफेगस या इंटेस्टाइन कहीं पे नहीं जाता है, सिर्फ स्टमक में रहता है। उसके बाद में पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, ठीक है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज, जो कि रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि यूजफुल है डाइजेशन के लिए ये भी, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस, ये सारे क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है।
अब इसमें जो एक एक्सेप्शन है वो है पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास जो होता है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी होता है। मतलब उसके अंदर ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट है जो कि एक्सोक्राइन है, लेकिन उससे और दो हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि एंडोक्राइन है। ठीक है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्यों एक्सोक्राइन है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के लिए एक अलग डक्ट है, एक अलग पाइप है प्रेजेंट, जिसमें से पैनक्रियाटिक जूस जाता है। लेकिन जो बाकी जो दो हॉर्मोन्स वो रिलीज करता है वो ब्लड में रिलीज करता है। ठीक है। वो दो हार्मोन देखेंगे अपन। सो दीज आर व्हाट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि डक्ट होता है उनके पास और वो लोकली एक्ट करते हैं। ठीक है, हर जगह पे एक्ट नहीं करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स। सो दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस। दे डू नॉट हैव एनी अरेंजमेंट फॉर देयर स्टोरेज और कैरी देयर सिक्रीशंस। ना ही वो स्टोर करके रख सकते हैं, जो भी उन्होंने बनाया तुरंत ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं और ब्लड पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। सो as soon as hormones are produced, they are directly released into the blood circulation. Thus, these endocrine glands are present at specific locations. Their secretions reach all parts of the body. एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन सिक्रीशंस हर जगह फैल जाते हैं उनके। ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम, जो इम्पल्स होता है ना अपना, ये कैसे होता है, ये फास्ट होता है। जैसे इम्पल्स आया तुरंत एक्शन ले ली, लेकिन एक्शन लेने के बाद हो खत्म हो जाता है वो इम्पल्स। ठीक है, फिर वो नहीं काम का रहता, तो वो क्या है, शॉर्ट लिव। लेकिन जो हॉर्मोन्स का एक्शन होता है ये स्लो स्लो होता है। ठीक है, धीरे धीरे एक्शन होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स एक तो बहुत जरूरी है आपके अपने बॉडी का फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हार्मोन करता है। अगर हार्मोन में ऊंच नीच हो गई ना, बहुत बड़े बड़े बीमारियां हो सकती है उससे। ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर जो अभी अपन ने देखा ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। और हाइपोथैलेमस के नीचे ही प्रेजेंट होता है एक और ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड नाम है उसका। क्या नाम है? सी। ये क्या है, सारे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, फोर ब्रेन के अंदर। फिर है, दिस इज द पीनियल ग्लैंड। ये बहुत छोटा सा ग्लैंड है और इसका जो यूज है ना अभी तक पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली क्या क्या इसके फंक्शंस है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड की खाली कुछ तो भी है, उसको बता दिया है कि ये ग्लैंड है क्योंकि वो कुछ तो सिक्रीट कर रहा है, लेकिन वो सिक्रीशंस किस चीज में यूजफुल है वो समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आते इसके फंक्शन जल्दी से? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो जाता है, और ब्लड में जाके ये कहाँ काम कर रहे, कौन किसका हार्मोन है वो समझ में नहीं आता, तो इसका जो फंक्शनिंग है ये समझ में नहीं आता है जल्दी। फिर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सारे जो भी ग्लैंड से उन सबका जो काम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है। ठीक है, ये मेन हेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस जो होता है ये मेन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग को देखता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को देखता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इस तरह से, ऐसा एक हाइपोथैलेमस के नीचे ना ऐसा एक कैविटी प्रेजेंट है, उसके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, इस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। हाइपोथैलेमस के नीचे देयर इज अ कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड नेक इधर प्रेजेंट होता है गले के अंदर। फिर थाइमस, थाइमस जो होता है वो हार्ट के नजदीक प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड, कहाँ पे प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड? देखा था, बताया था मैंने कल। किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे जो है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में है ओवरीज, जो कि फीमेल में प्रेजेंट है, और मेल्स में क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस। ये भी क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब
एक और जो है जहाँ पे जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे नीचे जो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आधा एंडोक्राइन है आधा एक्सोक्राइन है, ठीक है। एक्सोक्राइन में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और एंडोक्राइन में इसका सिक्रेशन होता है इंसुलिन। इंसुलिन सुना है कभी नाम? और ग्लूकागॉन। शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो देखेंगे अपन। तो ये सारे क्या है? दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स अपना जो भी सिक्रेशन है वो ब्लड के अंदर रिलीज करेंगे। अब हाइपोथैलेमस जो है इट इज प्रेजेंट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, वही। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं? इट सिक्रीट्स हार्मोन विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सिक्रेटरी सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वो हॉर्मोन्स ऐसे रिलीज करते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को देखभाल करते हैं। मतलब होता क्या है, पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा, फिर वो जाके पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि भाई मैं रिलीज हो गया, अब तू रिलीज हो जा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स रिलीज होंगे और फिर वो अलग अलग ग्लैंड्स में जाएंगे और अपनी अपनी चीजें सिक्रीट करेंगे। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फंक्शनिंग पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहे हैं, ठीक है। सो ये कहाँ प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ ब्रेन इन सेला टर्सिका। ओके। उसके बाद में ये क्या क्या रिलीज करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। जो भी बॉडी में ग्रोथ हो रही है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे बोला जाता है ACTH। शॉर्ट फॉर्म इज ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड में जाके फंक्शन करेगा। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के जो फंक्शनिंग है उसको जाके कंट्रोल करेगा। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो होता है उसका क्या यूज होता है? प्रोलैक्टिन फीमेल्स में रिलीज होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन जो होता है फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के बाद उसको कंट्रोल करता है। फिर होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH ये। और उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, FSH और LH ये भी जो होते हैं सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं एक तरह के, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल में क्वांटिटी अलग होती है इनकी, बट इनके जो फंक्शनिंग, इनका जो रिलीज है उसके ऊपर से इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन जो ओवरीज सिक्रेट करती है उस पे अफेक्ट करता है। फिर होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये भी फीमेल्स के अंदर रिलीज होता है। फिर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। एंटी डाई ये जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये कहाँ एक्ट करता है पता है? किडनी पे, किडनी पे एक्ट करता है ADH, ठीक है। किडनी के अंदर जब अपन ने कल पढ़ा कि वाटर जो है वो वापस एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, तो वो ADH जो हार्मोन है वो वाटर लेवल को वापस रीएब्जॉर्ब करवाता है और वो बताता है कि भाई वाटर ज्यादा हो गया, अब पानी को बह जाने दो, या पानी जो है वो कम हो गया तो पानी को एब्जॉर्ब करो। सो ADH जो है ये इट वर्क्स ऑन किडनी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन जो होता है, बहुत से लोग बहुत छोटे हाइट के होते हैं, ड्रॉफिज्म, नॉर्मल हाइट से काफी छोटे ऐसे, ठीक है। वो पता है तुमको जो सबसे छोटी हाइट वाला पर्सन है इंडिया की ही है एक, वो लड़की, वो नाम मुझे नहीं याद क्या है उसका, बट इंडिया की ही है, वो बहुत छोटी हाइट है उसकी, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है, उसको बोलते जो छोटी हाइट होते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉफिज्म, ड्वार्फ हाइट है, छोटा हाइट है। और एक जो होता है ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्सेस रिलीज होने के बाद गाइगेंटिज्म, यानी कि जायंट बॉडी हो जाती है, एकदम लंबे लंबे हाथ पैर, एकदम एक्सेसिव ऊंचा। वो भी कोई तो देश में प्रेजेंट है, कोई तो एक बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत लंबा आदमी है, ठीक है। पता नहीं मुझे बट है वो ऐसा। तो वो भी नुकसानदायक है और छोटी हाइट वाला भी नुकसानदायक है क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक्ट होती है उसके वजह से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स,
एड्रेनोकॉर्टिको का क्या है? स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड का क्या है? स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्टिवेट करना, ठीक है। प्रोलैक्टिन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट्स मिल्क मिल्क प्रोडक्शन। और एफएसएच का क्या है? कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स यानी कि क्या? ओवरीज और टेस्टीज जो होते हैं उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है एफएसएच। एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स यूटेरस ड्यूरिंग पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का मतलब क्या होता है पता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी, लेबर पेन बोलते हैं ना कि लेबर पेन हो रहा है, जब बेबी निकलने का टाइम होता है बाहर, तब यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट, यूटेरस को दबाता है ताकि बेबी जो है वो स्मूथली बाहर निकल सके, तो वो ऑक्सीटोसिन करता है। फिर एडीएच कंट्रोल्स वाटर लेवल इन द बॉडी। फिर है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक के अंदर। ट्रकिया पता है सबको? ट्रकिया होता है एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ट्रकिया के आगे थायराइड प्रेजेंट होता है। बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। इस तरह से बटरफ्लाई शेप का थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दो दो इसमें होता है, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। और जो राइट और लेफ्ट के बीच में ये जो सेंटर पार्ट होता है जो कि राइट और लेफ्ट पार्ट को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। सो ये थायराइड ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप्ड का। राइट एंड लेफ्ट लोब्स होते हैं और जो बीच का पार्ट होता है जो राइट और लेफ्ट को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इस्थमस। कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रकिया के सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रकिया के आगे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो टोटल 3 हार्मोन सिक्रेट करता है। एक होता है थायरोक्सिन जिसको बोलते हैं T4। एक होता है T3, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन जिसको बोलते हैं T3, और थायरोक्सिन यानी कि T4। और एक होता है कैल्सिटोनिन। इस तरह से 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। जो ये T3 T4 है ना, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को थायराइड हो गया, ऐसा सुना है कि थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, थायराइड नाम की बीमारी। थायराइड बीमारी नहीं है, उस थायराइड से बीमारियां होती है अगर ये T3 T4 लेवल जो है ये अगर कम ज्यादा हो गए बॉडी में। तो अगर ज्यादा हो गए तो क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म। और अगर कम हो गए तो हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है बताए? कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म। बॉडी का ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या? कि बॉडी फंक्शनिंग को प्रॉपरली, जो भी बॉडी के अंदर मिनरल्स आए हैं, विटामिन्स या प्रोटीन्स, जो भी चीजें आई है उनको बराबर डाइजेस्ट करके अपने अपने जगह पे भेज देना। फिर बॉडी में एक नॉर्मल बॉडी जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथली परफॉर्म करना। अगर बॉडी के अंदर ये कम ज्यादा हो गए तो क्या होता है? बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छा रहता है। अगर ज्यादा हो गए तो बॉडी के अंदर बहुत फास्ट फास्ट चीजें होने लग जाती है और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, तो उस चक्कर में क्या हो जाता है? इंसान का वेट लॉस होता है, इंसान पतला हो जाता है। और अगर कम हो गए तो धीरे धीरे से चीजें हो रही है, तो इसलिए उसमें क्या होता है? वेट गेन हो जाता है, इंसान मोटा होता है। तो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म तो ये आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। थायराइड, कभी कभी थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को गोइटर, GOITRE। स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं गोइटर। तो कभी कभी इस सिचुएशन में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड को निकाल देना पड़ता है। थायराइड जो होता है उसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होता है इसके नाम में कैल्सी यानी कि कैल्शियम।
तो ये क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। मतलब अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो भी कैल्शियम जो होता है वो अपने कहाँ स्टोर होता है पता है, बॉडी के अंदर बोन्स में बोन्स के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। तो जब भी कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, बोन्स के अंदर से बोन को तोड़ देता है और उसमें से कैल्शियम निकालता है। ठीक है, सो कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल में रखना। अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन में से कैल्शियम लेके आना। अगर कैल्सिटोनिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, नॉर्मली भी अगर कैल्शियम प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल पे, फिर भी वो बोन को क्या करता है, तोड़ के कैल्शियम निकालने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाती है, बोन के अंदर एक डिजीज हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि बोन्स जो होते हैं उनका रप्चर हो जाता है, बोन जो होते हैं वो थिक शॉर्टर होते हैं, तो फिर पेन होता है ऐसे। मोस्टली एल्डरली लोगों में होता है ऐसे, 50 ईयर्स के अबव नीज में पेन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली नीज में पेन होने लग जाता है, वो इसकी वजह से होता है, कैल्सिटोनिन का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है इस वजह से। फिर होता है एक पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, थायराइड के पीछे के साइड में ही, सपोज बैक साइड में ही, इस तरह से चार कोने में पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चार कोनों में, थायराइड के पीछे। वो क्या रिलीज करता है, पैराथ हार्मोन। क्या रिलीज करता है, पैराथ हार्मोन। अब पैराथ हार्मोन का काम क्या है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको जाके वो बोन के अंदर पहुंचाता है, कैल्सिटोनिन का उल्टा काम। ठीक है, पैराथ हार्मोन ब्लड से बोन में लेके जाता है, और जो कैल्सिटोनिन है वो क्या करता था, बोन में से काट के उसको वापस ब्लड में लेके आता था। तो ये दोनों का इक्वल फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो अपना बॉडी का फिर काम तमाम हो जाता है। सो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों का काम होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। अगर ब्लड में ज्यादा हो गया तो बोन में पहुंचाना, बोन में अगर ब्लड में कम हो गया तो बोन से वापस लेके आके ब्लड में रख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हार्मोन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास, पैनक्रियास जो होता है एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। ठीक है, स्टमक के नीचे से पीछे से प्रेजेंट होता है पैनक्रियास। इस चार टाइप के सेल्स जो होते हैं वो पैनक्रियास रिलीज करता है। ठीक है, एक होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी, यानी कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एक पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, ये जो जो हार्मोन वो रिलीज करता है वही नाम का सेल है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल्स या फिर एफ सेल्स बोलते हैं उसको। तो जो अल्फा सेल से वो रिलीज करता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ग्लूकेगॉन का फंक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना वो स्टोर होता है ग्लूके ग्लूके ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, सॉरी। जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं तो वो क्या करता है, कट कट करके ग्लूकोज बना देता है। अब जितनी जरूरी जहां पे जब जब जरूरी नीड्स है वो उतना ग्लूकोज पहुंच जाता है, लेकिन जो भी एक्सेस बच जाता है उसको वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, कि जब भी जरूरत पड़ेगी ग्लाइकोजन से अपन ग्लूकोज यूज कर सकते हैं। तो ग्लाइकोजन जो होता है, तो ये ग्लूकेगॉन का फंक्शन क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, वापस ग्लूकोज बनाना। ठीक है, सो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का उसको वापस ग्लूकोज बनाना और ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है ग्लूकोज। तो अगर ग्लाइकोजन बढ़ जाता है तो फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकोज इज व्हाट, शुगर। तो क्या बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को वापस ग्लूकेगॉन बनाना। ग्लूकोज जो प्रेजेंट है ब्लड में उसको वो ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर देता है इंसुलिन। ठीक है, सो ये उल्टा काम है, इसका काम है ग्लूकोज बनाना, इसका काम है ग्लाइकोजन बनाना इंसुलिन का। अगर इंसुलिन कम हो जाती है तो ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको वापस ग्लाइकोजन बना ही नहीं पाएगा,
ग्लूकोज़ जैसे के वैसे ही रह जाएगा, तो इसकी वज़ह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो इसलिए जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें इंसुलिन देते हैं, ताकि इंसुलिन देने के बाद ये ग्लूकोज़ जो भी ब्लड के अंदर प्रेज़ेंट है, वो ग्लाइकोजन में बन जाए और ब्लड शुगर कम हो जाए, ठीक है? तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये ब्लड शुगर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में डेल्टा सेल्स जो होते हैं स्टोमैटोस्टैटिन रिलीज़ करते हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शनिंग देखते हैं स्टोमैटोस्टैटिन, ठीक है? कि अब कौन-सा रिलीज़ करना है, कितना रिलीज़ करना है, वो सारी चीज़ें। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनका क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है? सो पैनक्रियाज़ ये 4 टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट करता है, 4 सेल्स में से 4 हार्मोन सिक्रीट करता है। मेन जो 2 इम्पोर्टेंट है वो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्योंकि डायबिटीज़ ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। इंडिया में तो अभी तो क्या 25-30 साल के लोगों को भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ होता है। अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, तो ग्लूकोज़ जो है वो ब्लड में जैसे की वैसे ही रहेगा। तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? और डायबिटीज़ कॉज़ होते हैं। डायबिटीज़ हेरिडिटरी होती है क्या? हेरिडिटरी मतलब पता है? हाँ, रहती है डायबिटीज़। कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो हेरिडिटरी आती है? मतलब पेरेंट्स को अगर वो बीमारी है तो अपने भी अंदर हो सकती है। थायराइड। शुगर, थायरॉइड, बीपी भी होता है जो कि बीपी का ना कोई रीज़न नहीं होता क्यों होती करके बीपी। तो एक मतलब ऐसे कोई किसी को बीपी हो गई तो पता नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते क्यों हुई है। लेकिन एक रीज़न होता है हेरिडिटी कि भाई पेरेंट्स को है तो बच्चों के अंदर भी हो जाती है। बट हाइपरटेंशन का कोई ये नहीं है रीज़न। डॉक्टर बोलते हैं स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया इस वज़ह से हाइपरटेंशन हो गया, सॉल्ट ज़्यादा खा रहे हो, ऐसे कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं उसके, कोई फिक्स रीज़न नहीं है। थायरॉइड। अब नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड जो रिलीज़ करता है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन नाम के हार्मोन होता है जो कि जो कि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करता है और एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रेनालिन ये जो हार्मोन है ना इसको बोला जाता है फाइट एंड इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन क्योंकि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे अपने को लड़ना है या भागना है, ये एड्रेनालिन डिसाइड करता है। एड्रेनालिन तब सिक्रीट होता है, ठीक है? इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनालिन इज़ एन इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालिन का एक और क्या यूज़ होता है किसी कोई-कोई ना क्या हो जाता है शॉक में चला मतलब अच्छा खासा इंसान उसका अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और अगर उसको अपन ने जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो वो मर सकता है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में एड्रेनालिन जो है वो दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू और एड्रेनालिन देने के साथ ही वो फिर इंसान वापस रिकवर हो जाता है। तो वो वैसे बोलते हैं शॉक, उसको बोलते हैं शॉक। शॉक यानी कि करंट लगना ही नहीं होता है बट बॉडी के अंदर भी शॉक होता है, जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। सो एड्रेनालिन का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स बिहेवियर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशंस। अगर आपके सामने कुछ ऐसा सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल शेर आ गया, ठीक है? तो क्या-क्या हो सकता है? क्या-क्या होता है? क्या-क्या होगा? मतलब एक तो फ्राइट मतलब डर जाएँगे, तो डरने में क्या-क्या होगा? स्वेटिंग होती है एक्सेसिव, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाता है मतलब डीप रेस्पिरेशन हाँफने लगता है इंसान, ठीक है? जिसको बोलते हैं अपन डीप रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद में और क्या होता है? सारे जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे इंक्रीज़ होने लग जाते हैं उस वक़्त, ठीक है? हाँ, बॉडी का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में। ये क्यों होता है? एड्रेनालिन। जैसे ही दिखता है सामने कि भाई कुछ तो इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ से अपने को या तो भागना है या इससे लड़ना है, तो उस सिचुएशन में एड्रेनालिन रिलीज़ होता है और एड्रेनालिन का काम होता है, जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स से इनका सिक्रीशन इंक्रीज़ करना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना, हार्ट रेट इंक्रीज़ करना, ठीक है? उसके बाद में रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करना, डीप रेस्पिरेशन होता है, डीप ब्रीथिंग करता है, ठीक है? और इस सिचुएशन में उसको बोलते हैं अपन और ये क्या करता है ना इंक्रीज़ करता है, तो कभी मूवीज़ में देखा होगा जब कोई डर जाता है तो उसको उसकी फट जाती है मतलब निकल जाती है, यूरिन हो जाता है उसको, ठीक है?
तो वो क्यों होता है? क्योंकि सारे जो ग्लैंड से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, फट जाती है, बोल बोल तो वही हो जाता है। तो एड्रेनालिन जो होता है इमरजेंसी हार्मोन है, और वो सारी चीजें इंक्रीज कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स बिहेवियर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशन, स्टिमुलेट्स हार्ट। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है, ये एक और एक हार्मोन होता है जो कि एड्रेनालिन ग्लैंड सिक्रीट करता है। और इस ये क्या करता है, मेंटेन बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के काम आता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में, उसको भी कन्वर्टिज्म के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूजफुल आता है, ठीक है। फिर पोटेशियम, सोडियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका बैलेंस रखने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजफुल है। सो एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हो गया एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट इज ओवरी, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है ऑन ईदर साइड ऑफ यूटरस, ठीक है। सो इधर से इस तरह से, इधर से इस तरह से, ऐसा ये यूट्रस बीच में, और इधर एक ओवरी होती है, इधर एक ओवरी होती है, 2 ओवरीज होती है, ये बीच में फैलोपियन ट्यूब। तो ओवरीज जो होती है वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ईस्ट्रोजेन का काम क्या होता है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि क्या, इनर लाइनिंग ऑफ मसल। ये जो यूट्रस के अंदर मसल प्रेजेंट होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसका ग्रोथ को मेंटेन करता है, ठीक है। लाइनिंग होती है, फिर वापस डिस्कार्ड हो जाती है, फिर वापस नई बनती है। सो इसके ग्रोथ को कौन स्टिमुलेट करता है, ईस्ट्रोजन। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन वुमेन। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी फैट होता है वो बॉयज के अंदर फैट्स जो होते हैं वो मसल्स में स्टोर होता है, यहाँ के शोल्डर मसल्स में। और जो फीमेल्स के अंदर कहाँ स्टोर होता है, थाइज में। सो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेयर ग्रोथ और फेशियल फीचर्स चेंज हो जाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर कंसेप्शन एंड मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जब होती है तब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंटेन करते हैं, वो जाइगोट को जो है बड़ा करता है, उसको बचा के रखता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस जो बनता है उसको वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है वो कम हो गई तो प्रेगनेंसी रहती नहीं है, वो जाइगोट मर जाता है, ठीक है। टेस्टीज, टेस्टीज जो होती है वो मेल्स में प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम नाम का एक कवरिंग होता है टेस्टिस के बाहर, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, और वो रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। उनका क्या है, सिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बियर्ड, मुस्टैच, वॉइस एक्सेट्रा इन मेन। बियर्ड आती है, मुस्टैच होती है, वो जो वॉइस बॉक्स होता है, एडम्स एप्पल बोलते हैं ना इसको, वो क्या हो जाता है, ग्रो वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ग्रोथ उस बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से वॉइस चेंजेस आती है। सो ये सारे सेकेंडरी चेंजेस आते हैं टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। थाइमस, थाइमस जो ये हार्ट के नजदीक प्रेजेंट होता है, थाइमोसिन सिक्रेट करता है, और इसका काम होता है कंट्रोल्स द सेल्स विच गिव राइज टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है उन सेल्स को कंट्रोल करती है, लेकिन ये जो थाइमस है ये सिर्फ चाइल्डहुड में प्रेजेंट होता है। जब छोटे होते हैं तभी थाइमस प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं थाइमस का साइज छोटे छोटे होते जाता है, और थाइमस कोई यूजफुल नहीं रहता है फिर बाद में जैसे अपने बॉडी में और कौन से और पार्ट्स है, ऑर्गन से जो यूजफुल नहीं है, एक होता है अपेंडिक्स जो कि यूजफुल नहीं है अभी। तो वैसे ही थाइमस जो है जब अडल्ट हो जाता है, थाइमस भी यूजफुल नहीं रहता है, सिर्फ चाइल्डहुड में, क्योंकि इम्यूनिटी जो भी बनती है वो आपके चाइल्डहुड में बनती है। एक बार जो बचपन में सेल्स जनरेट हो गए, फिर बाद में वो सेल्स मरते बनते, पर इम्यूनिटी जो होती है वो उतनी रहती है। सो थाइमस से बचपन में काम होता है। अगर बचपन में ही थाइमस में कुछ इश्यू है तो इम्यूनिटी बचपन से ही कमजोर हो जाती है, फिर बार बार बीमार गिरना, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। इम्यूनिटी सेल्स कौन कौन से होते हैं पता है कि तुमको, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स।
ये दो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो कि थाइमस कंट्रोल करता है इनकी ग्रोथ को, ठीक है। सो दीज वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एक जो पीनियल ग्लैंड होता है ना, उसका एक ऐसा यूज बताया गया है, मतलब कि ऐसा लगता है लोगों को कि शायद वो यूज होगा पीनियल ग्लैंड का, वो होता है स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना। कि कितने बजे ऐसा होता है ना कभी कभी, अगर आप फोन नहीं देखो, फोन देखते हो तो नींद नहीं आएगी, बट अगर आप फोन नहीं देखो तो एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपको ऑटोमेटिक नींद आती है रात में। ठीक है। जैसे सपोज 10:30 11 बजे की नींद आ जाएगी आपको, फोन नहीं देखोगे, सुबह बराबर वो टाइम पे उठ जाते हो, नींद खुल जाती है। तो ये स्लीप साइकिल होता है। तो जी ऐसा बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड जो होता है कि ये स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। ये एक इसका काम बताया गया है फिलहाल तो। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। टाइम भी हो गया है। दीदी ब्रेक है। हाँ। अरे भाई कैमरा बंद करके तो सोते जाओ एटलीस्ट। हाँ। जो जो सो रहे हैं ना, दिख रहा है क्लियर, ठीक है, पूरा चश्मा वश्मा लगा के सोए हुए, आवाज नहीं जा रही क्या ईयरफोन्स के अंदर भी? शीतल अग्रवाल। कौन है? इधर का ही चेक है वो? फिर संभाजी नगर, अच्छा। दीदी उठ रयन क्लास को क्यों नहीं आया तू? गायब हो गया, लगेज गायब हो गया, इसको प्रश्न पूछा तो। चलो ओके, अभी ब्रेक है। दीदी लीव करे क्या?